जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो शेखरू? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक देश को हनुमान जयंती की बधाइयां दे रहे हैं। आज देश को और नेताओं को सबसे ज्यादा हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता है। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि आज हनुमान जी की जयंती है, इसलिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी और ममता जी भी इसकी बधाई दे चुके हैं। दरअसल कोरोना ने जो हाल किया है उससे यही लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारें तो कुछ खास नहीं कर पा रही। मतलब वो अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं दिला पा रही है, वेंटिलेटर नहीं दिला पा रही है, ऑक्सीजन तक नहीं दिला पा रही है। ऐसे में हनुमान जी का ही आसरा बचा है। हनुमान जी का ही आसरा है अब सबके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए और देश की जनता के लिए। इसलिए आज इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि हे दया निधान, हे पवन पुत्र, जल्द से जल्द पूरे देश को और पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त कराइए। हे योगी जी, आप सबको जेल भेज रहे हैं तो कोरोना वायरस को क्यों छोड़ रहे हैं? उसे भी जेल भेजिए ना। आप ऐसा कर दीजिएगा तो पूरी दुनिया आपकी शुक्रगुजार रहेगी। कौन योगी जी? तुझे नहीं मालूम योगी जी कौन है? सारी दुनिया उन्हें जानती है। अरे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूं। वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, कोरोना के मामले पर भी वो गुस्से में हैं। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई सुनने को नहीं राजी है। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शायद हर रोग का एक ही उपचार जानते हैं, गिरफ्तारी और जेल। अभी तक उन्होंने राज्य में अपने विरोधियों से इसी तरह निपटा है। अभी उनका यह फरमान आया था कि जो लोग कोरोना को लेकर अफवाह फैलाएंगे उनके ऊपर एनएसए लगेगा, यानी गिरफ्तारी होगी, जेल भेजा जाएगा। जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है तो योगी जी लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे कि आप उनकी गिनती करें तो कुल मिलाकर कई 100 किलोमीटर लंबे दावे हो जाएंगे। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, खुद योगी जी के मुखारविंद से सुन लीजिए। 26 अप्रैल को योगी आदित्य जी ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा था? जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। जितने कोविड पॉजिटिव केस हैं, एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। अभी आपने योगी जी के दावे सुने, अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के अंदर और अस्पतालों के बाहर क्या स्थिति है। हालात कितने खराब हो चुके हैं। लोग रो रहे हैं, हाथ जोड़कर अपनों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बार बार यही गुहार लगा रहे हैं। हमारा तो सब कुछ चला गया, हम बर्बाद हो गए। ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। अभी बेड नहीं खाली है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरी मम्मी एडमिट है यहाँ 4 दिन से, उन्हें बेड नहीं मिल पाया, वो नीचे ही है, नीचे लेटी हुई है अभी भी। कि हमारे हॉस्पिटल में बड़ी कैजुअलिटी हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
सच में इन तस्वीरों ने हर किसी को अंदर तक तोड़ दिया है। अब ये सुनिए लोग कैसे रो रो कर प्रशासन की नाकामी गिना रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कोई सुनने को नहीं राजी है। एक और वाकया बताऊं योगी जी, चूंकि आपने ऑक्सीजन पर इतना लंबा भाषण दिया इसलिए सुना रहा हूं। आपके ही राज्य के फिरोजाबाद का मामला है। वहां के 65 साल के रणवीर जी सरकारी ट्रॉमा सेंटर में थे, जहां उनके बेटे को बताया गया कि वहां ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए पिताश्री को दूसरी जगह ले जाइए। लेकिन दूसरे अस्पताल में जाने के लिए सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। किसी तरह ई रिक्शे से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पे एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या भूल कह दिया था वहाँ से? उन्होंने कह दिया ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। तो एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन की इतनी कमी है आपके यहाँ योगी जी। आप खुद देखिए कि राजधानी लखनऊ में गैस सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइन लगी। और अब ये देखिए दिल्ली के पास इंदिरापुरम गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। किस तरह वहां गुरुद्वारे की तरफ से ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो गुरुद्वारे के लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम इंदिरापुरम के गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हैं और लंबी कतार यहां पर लोगों की लगी हुई है। मरीज यहां पर मौजूद हैं, तीमारदार मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये देखिए मरीज हैं और ऑक्सीजन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ऑक्सीजन लंगर इस मुश्किल वक्त में लोगों के लिए मसीहा बने। इस गुरुद्वारे से जुड़े गुरप्रीत सिंह जी को सुनिए। 2000 से 2200 आदमी जिनको 5-10 मिनट में ऑक्सीजन ना मिलती, वो इस जिंदगी से, इस दुनिया से चले जाते। उनकी यहाँ जान बचाई गई है गुरुद्वारा इंदिरापुरम की इस निशान साहब के नीचे। कोई पेशेंट को 20 की उसमें ऑक्सीजन पे आता लेवल पे, उसको हम पीछे से भी उठा के ले आते हैं। और जो यहाँ पे 70-80 की उसमें आता है, उनको हम वेट कराते हैं कि सबसे पहले जिंदगियां बचानी है इस टाइम, कि आदमी की जिंदगी बचेगी तो कुछ होगा। योगी जी को यह गुस्सा भी है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन योगी जी आपको यह तस्वीर भी देखनी जरूरी है कि आपके ही उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात कितने भयानक हो गए हैं, गंभीर हो गए। देखिए कैसे गाजीपुर के एक अस्पताल में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक दूसरे से मारपीट करने पर उतारे। योगी जी जब आपके राज्य में यह स्थिति है तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, विपक्ष आवाज उठाएगा ही। इसलिए तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी जी को आज एक पत्र लिखकर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। और भी कई बातें हैं इस पत्र में। सबका लबो-लुबाब यह है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है योगी जी। मेरी व्यवस्था करिए बाबा। योगी जी हमारा भी यही कहना है कि फिलहाल ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर ये कर रहा है तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी कोरोना वायरस को दमखम लगाकर लड़ने की बजाय विपक्ष से लड़ रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है इस आपदा से निपटने का। और आपने किस आधार पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है? एक तो मैंने आपके सामने 3 दिनों के प्रदेश के अंदर कोविड के जो पेशेंट है 38,000 से आज हम 33,000 पे आए हैं।
यानी ये लगातार लगभग 5,000 कोविड पॉजिटिव केसेस प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर कम हुए हैं। योगी जी, वास्तविकता तो यह है कि आंकड़ा इसलिए कम हो रहा है कि कोरोना का टेस्ट भी अब कम हो रहा है, इसलिए भी कि टेस्ट करने वाले हेल्थ वर्कर्स या तो कोरोना ग्रस्त हो गए या अब टेस्ट करने वाले लैब्स कम पड़ रहे हैं। आपके यहां अस्पतालों में मारामारी की स्थिति है योगी जी, एक मिसाल देखिए। यह स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हर जगह है। खैर, अंत में योगी जी से सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा, हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा। माफी चाहता हूं। एक तो यह कि आंकड़े के खेल में मत उलझिए योगी जी। दूसरा यह कि आप तो योगी हैं, योग से गुस्से को काबू कीजिए और अपनी सरकारी मशीनरी का बेहतर इस्तेमाल करके कोरोना पर नियंत्रण कीजिए। जय हिंद योगी जी। डिस्को डांसर बना कोबरा डांसर, कोबरा डांसर बना डिस्को डांसर। ये कोई नई फिल्म है क्या शेखरू? ये फिल्म नहीं, हकीकत है बंदरू। हमारे मिथुन दास जब से कोबरा बने हैं तब से किसी चीज से नहीं डर रहे, ना कोरोना से, ना कोरोना के बाप से। मतलब मतलब समझाने के लिए मुझे डायरेक्ट तुम्हें फोटो दिखाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा तुम्हारी। समझे बंदरू? ये देखो। गौर से देखिए इस फोटो को। इसमें जो अभिनेता कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी नाक ढकी हुई है और मुंह खुला हुआ है। इनका मुंह खुला हुआ है, मुंह से कोरोना घुसेगा कि नहीं घुसेगा? ऐसे कौन मास्क लगाता है शेखरू? अपने मिथुन दा लगाते। आपको कोई शक है? हमें तो कोई शक नहीं है मिथुन दा, लेकिन तृणमूल यूथ कांग्रेस के महासचिव देवांशु भट्टाचार्य ने आपका यह फोटो शेयर करते हुए कहा है, क्या कहा है, दिखा ही देता हूं। मिथुन दा भारत को डिस्को डांसर वाली स्टाइल में मास्क पहनना सिखा रहे हैं। टीएमसी के नेताओं को पता नहीं है कि मिथुन दादा ऐसी आफतों से अपने इसी स्टाइल में बचते आए हैं। याद है वो साइकिल वाला सीन? नहीं याद है? चलिए दिखा देता हूं। देखा, यह है मिथुन दा का अपना स्टाइल, रिस्की स्टाइल, क्योंकि मिथुन दा पानी वाले सांप नहीं है, मिथुन दा कोबरा है और कोबरा को किसी से डर नहीं लगता। একটা खाली डायलॉग बोल दो। हाँ, जानी जानी। थोड़ा खामोश हो जा, बोलने तो दे। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, गोखड़ो আমি। वैसे आपको बता दूं कि मिथुन दा की ये तस्वीर, ये मुंह के ऊपर मास्क वाली, ये रविवार को कोलकाता की एक रैली की है जिसमें केंद्रीय मंत्री राजीव बनर्जी भी उनके साथ स्टेज पर मौजूद थे। यानी मिथुन दा देश के एक केंद्रीय मंत्री को भी जोखिम में डाल रहे थे। फिर से देख लीजिए। वैसे खबर तो यह भी आ रही है कि मिथुन दा ने खुद को भी जोखिम में डाल लिया है, यानी वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन उनके बेटे मिमो चक्रवर्ती ने इन खबरों का खंडन किया और कहा है कि मिथुन दा कोरोना नेगेटिव है। जो भी हो, हम आपकी खैरियत की कामना करते हैं दादा। आप सम्मानित अभिनेता से अब सम्मानित नेता भी बन गए हैं, यानी डबल सम्मानित हो गए। दादा, आपको पता होना चाहिए कि गलत तरीके से मास्क लगाने पर संक्रमण का खतरा है और उस पर भी जुर्माना है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब आपने ऐसा कांड किया है। कि क्या बोले मैं समझा नहीं, कि क्या बोले मैं समझा नहीं। नहीं समझे? नहीं समझ तो रहे हैं आप। इस मास्क कांड से एक दिन पहले ही आपने मालदा के वैष्णव नगर की रैली में क्या किया था, देखिए।
मिथुन दा की ये रैली चुनाव आयोग के बैन के बाद हुई थी और इस रैली में कोरोना की गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ था, हत्थे से उखड़ कर हुआ था। आपने देख ही लिया कितनी भीड़ थी रैली में। टीएमसी की शिकायत पर मालदा के जिला मजिस्ट्रेट ने केस करने का आदेश दिया है। टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। अब चुनाव आयोग मिथुन दा पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, ये तो खैर चुनाव आयोग ही जाने। हम तो बस मिथुन दा से यही कहेंगे कि ऐसे जोखिम वाले सीन फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे सीन करने से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। कोई शक? बोल खोल में आज बस इतना ही। कल आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी बंदरू के साथ। तब तक के लिए मुझे और बंदरू को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आज एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हर रोज कोरोना की ट्रेजेडी के बारे में बोल बोलकर मेरा भी दिल बैठ गया है। आप भी रोज मौत और लाशों के अंबार देखकर, बेबस लोगों की चीखें सुनकर, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों को देखकर बेबस, हताश और भयभीत हो गए होंगे। पर धैर्य रखिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चलो बंदरो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।